प्यारे बच्चों, मैं नितिन आपके सामने लेकर आ गया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी लेक्चर नंबर 2। हमारा गोल है एनसीईआरटी आपकी फिंगर टिप्स पे करवाने का। आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपकी पूरी एनसीईआरटी आपकी फिंगर टिप्स पे करवा के जाऊं। तो आज हम लोग लेक्चर 2 शुरू करने जा रहे हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था बच्चों कि किस तरह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन जो है उसके कुछ मेजर रीजंस क्या क्या हो सकते थे, आखिरकार क्यों वर्ल्ड बायपोलर से यूनिपोलर बन गया। हमने सीखा था बच्चों यूएसएसआर और यूएसए में किस तरह आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। हमने सीखा था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है अभी जाइए मेरे चैनल पे और पुराना लेक्चर देख कर आइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर और शुरू करें डिटेल में एकदम बच्चों अच्छे से। पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में आखिरकार है क्या। ये समरी क्या है, मोटे मोटे पॉइंट समझा देता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम बच्चों पढ़ेंगे आखिरकार यहां सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत सिस्टम था क्या, वाई गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही थी, आखिरकार क्यों डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, ऐसी क्या कमियां रही वहां पे गवर्नमेंट की या कम्युनिस्ट पार्टी की, या क्या आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, या गवर्नमेंट में कहां कहां लूप होल्स थे, वो सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, किस तरह सोवियत गणराज्यों ने डिमांड करी कि हमें सोवियत संघ से अलग होना है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। फिर बच्चों हम पढ़ेंगे सीआईएस किस तरह से यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स की मांग होने लगी थी। फिर पढ़ेंगे आखिरकार किस तरह अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया था। जैसा हम सब जानते हैं जब कहीं पर भी लड़ाई होती है अपने आसपास तो कुछ लोग मौके का फायदा उठाते हैं, तो सेम कहानी यहाँ पर भी आती है, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसका खुलकर फायदा उठाया। ठीक है, फिर बच्चों हम सीखेंगे शॉक थेरेपी क्या थी। शॉक थेरेपी एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे पढ़ना जरूर। इसके बाद पढ़ेंगे शॉक थेरेपी की विशेषताएं। फिर पढ़ेंगे आखिरकार कि सोवियत संघ के विघटन होने के बाद उसके परिणाम क्या थे, क्या कंक्लूजन निकला, आखिरकार क्यों विघटन के बाद में उसकी क्या अच्छाइयां निकल के आई या क्या बुराइयां निकल के आई, मतलब सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे उन्होंने क्या झेला। फिर आखिरी बच्चों हम समझेंगे सोवियत संघ का सबसे ज्यादा जो पॉपुलर देश है वो है रूस, उसके भारत के साथ संबंध कैसे हैं। क्या आपको पूरा क्लियर हुआ कि समरी क्या है चैप्टर की? डन बच्चों, अब आइए नितिन भैया के साथ और जुड़ जाइए अपने, और अब करेंगे ओवरव्यू। बच्चों यहाँ पे पहली पिक्चर दे रखी है आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पेज नंबर 1। क्लियर बच्चों, पूरी एनसीईआरटी आपके टिप्स पे चलने वाली है। पहले हम बात करेंगे बर्लिन वॉल की, द ग्रेट बर्लिन वॉल। ये बर्लिन वॉल शुरुआत करती है जर्मनी में और जर्मनी में इसकी स्थापना होती है और कहीं ना कहीं ये सोवियत संघ और जर्मनी की पावर को दिखाती है। बच्चों यहाँ पे मैंने एक सन दिख रखा है 1989, ये आपकी एनसीईआरटी से उठाया गया सन है। 1989 में आपकी बर्लिन वॉल जो है वो डेमोलिश कर दी जाती है बच्चों, तोड़ दी जाती है, फॉल हो जाती है। ऐसा क्यों? वहां के जो लोग थे, जर्मनी के जो लोग हैं, वो आसपास के जो लोग हैं उस वॉल को तोड़ देते हैं बच्चों। ऐसा क्यों होता है पहले जान लेते हैं। अब ऐसा अगर मैंने आपको बताया क्यों होता है तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं और ये तो चैप्टर का ओवरव्यू चल रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ लेके चलो कि भाई हम कॉन्सेप्ट हल्के हल्के छोड़ेंगे ताकि चैप्टर में उसे पकड़ सके। ठीक है, फिर समझेंगे आखिरकार किस तरह जर्मनी में ये इतनी ग्रेट बर्लिन वॉल टूट जाती है और सोवियत संघ के खुद के जो देश थे वो डिमांड करते हैं अपने आप को सोवियत सोशलिस्ट सिस्टम से अलग करने की, मतलब किस तरह से वो कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। ठीक है बच्चों, ये इसका ओवरव्यू था। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहें और यहां पर आते हैं व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ठीक है बच्चों, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सबसे पहले यहां पे डेट को क्लैरिफाई कर लो बच्चों, 1917 सोवियत सिस्टम यहां पे अप्लाई हो जाता है। अब सोवियत सिस्टम यहां पे बात करता है सोशलिज्म की। जिन बच्चों को मालूम है सोशलिज्म क्या होता है बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है मेरा लेक्चर नंबर 1 देखे जाके और वहां सब कुछ क्लियर करके आए। सोशलिज्म क्या था मैंने सारे ही इसके फीचर्स एक्सप्लेन कर रखे थे। अब आगे बढ़ते हैं। सोशलिज्म शुरू होता है यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी से और कम्युनिस्ट पार्टी कहीं ना कहीं विरोध करती है कैपिटलिज्म का। तो सोशलिज्म जो है, समाजवाद जो है, पूरी तरह से विपरीत है बच्चों पूंजीवाद के। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों चाहे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों को ही समझ में आएगा। बस जुड़े रहें आपके प्यारे नितिन भैया के साथ। ठीक है, तो यहां बात करते हैं आखिरकार किस तरह पे कम्युनिस्ट पार्टी ने सोशलिज्म को अपनाना शुरू करा। समझ में आ रहा है बच्चों?
अब यहाँ पे आता है सोवियत सिस्टम में अंदर सोशलिज्म, और ये पूरी तरह सोशलिज्म जो है ये इक्वालिटी की बात करता है, ये बात करता है जनता की बात करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था सोशलिज्म जो है ऑन द ग्राउंड फ्लॉप है बट ऑन द पेपर हिट है। समझ में आ रही बात? दोनों बातों में बहुत ही डिफरेंस है बच्चों। कई बार मूवी देखते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी होती है बट कोई टट्टू बट्टू सा एक्टर आता है और मूवी खराब करके चला जाता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना बच्चों? तो वैसे ही हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि ऑन द पेपर सोशलिज्म बहुत बढ़िया है बट ऑन द ग्राउंड बहुत सारे लूप होल्स हैं। और कहीं ना कहीं जो सोशलिज्म है बच्चों, सुनना ध्यान से, कहीं ना कहीं सोशलिज्म सिंगल पार्टी द्वारा बनाया गया है, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी। किसी दूसरी पार्टी को यहाँ पे बिल्कुल दखल अंदाजी करने की अनुमति नहीं है। इससे क्लियर हो रहा है कितना यहाँ पे ज्यादा मोनार्की अपनाया गया है बच्चों। क्लियर? और कम्युनिज्म जो है, सोशलिज्म जो है, वो पूरी तरह से इतना ज्यादा कैपिटलिज्म के खिलाफ है कि वो भूल गया है कि उसके देश का भला किस तरह से हो सकता है। जो 15 गणराज्य हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिनसे जो अलग हुए थे सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन में, आखिरकार उनकी मांग कैसे पूरी की जा सकती है। तो सोवियत यूनियन यही भूल गया था। बोरिंग तो नहीं लग रहा बच्चों? समझ में आ रहा होगा प्रॉपर? अभी कहानी शुरू हुई है, बिल्कुल कहानी बाय कहानी पढ़ेंगे हम लोग। देखो बहुत सिंपल है, सोवियत सिस्टम यहाँ अप्लाई होता है 1917। सोशलिज्म फॉलो करता है, सिंगल पार्टी लेकर आती है, कम्युनिस्ट पार्टी लेकर आती है, दूसरी पार्टी को यहाँ पे नहीं करने दी जाती। कैपिटलिज्म के विपरीत है, इससे मालूम पड़ता है उसकी आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं वीकनेस है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के साथ साथ जो यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो बहुत ही ज्यादा सहयोग में पहुंच जाती हैं सोवियत संघ के। सोवियत संघ बच्चों बहुत ही बड़ा देश था। एक तो बड़ा देश है और दूसरा उससे मेन बात यह है कि उसके पास इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। अगर उसकी इकोनॉमी की बात की जाए तो अमेरिका को छोड़ के कोई देश उसके आसपास नहीं है बच्चों, कोई कंट्री उसके आसपास नहीं थी। तो ईस्टर्न यूरोपीय कंट्रीज ने सहारा लिया सोवियत संघ वाले खेमे का। हम सब जानते हैं वर्ल्ड बाइपोलर था, एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था। तो जो देश यहाँ पे साथ आ रहे हैं यूएसएसआर के, तो क्या उनकी आइडियोलॉजी भी सोशलिज्म होगी? यस और नो? बोलो बच्चों। हाँ होगी। तो यहाँ पे जो कंट्रियां सोवियत संघ के साथ में हैं, उन्हें सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, अगर बात करें सोवियत यूनियन की, तो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी बच्चों बहुत ज्यादा है। एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो तो उसके पास में नेटवर्क कम्युनिकेशन काफी बेहतर है, वास्ट एनर्जी बहुत बढ़िया है। रिसोर्स की बात करें तो उसमें ऑयल है, आयरन है, स्टील है। इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में होता है सोवियत यूनियन में। सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, अगर सोवियत यूनियन की आगे बात की जाए तो सोवियत यूनियन इतना ज्यादा डेवलप्ड है, प्रगतिशील है कि वो एक पिन से लेकर कार तक खुद अपनी कंट्री में डेवलप कर सकता है। किसी और कंट्री से कोई टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है। इससे मालूम पड़ता है आखिरकार सोवियत सिस्टम कितना ज्यादा पावरफुल था। अब थोड़ा सा और कमियां निकालते हैं इसमें, है ना? आखिरकार कुछ ना कुछ कमियां तो रही होंगी, है ना? तभी तो इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, विभाजन हुआ, विघटन हुआ। तो कमियां क्या है थोड़ी देर बाद समझते हैं। पहले यहां पे देखो ध्यान से, सोवियत संघ जो पिन से कार बना पा रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी वो वेस्टर्न कंट्रीज को मैच नहीं कर पा रही थी, वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज को मैच नहीं कर पा रही थी बच्चों। अब आप बोलोगे इतना ज्यादा बढ़िया होने के बाद, इतनी इकोनॉमी हाई होने के बाद भी कैपिटलिस्ट कंट्री को अगर वो मैच नहीं कर पाती हैं तो वो गलती कहां करती हैं? तो यहां पे सोशलिज्म या कम्युनिस्ट पार्टी या बच्चों कह लो सोवियत संघ, ये एक एश्योरिटी देता है वहां के लोगों को कि हम आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड कराएंगे, आपको बेसिक नीड्स जिस चीज की है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। बट आगे जाके हम समझेंगे किस तरह से वो अपनी इस दी हुई चीज को ऑनरशिप में बदल देता है, किस तरह वहां की गवर्नमेंट जो है स्टेट ऑनरशिप लेकर आती है। सब कुछ क्लियर हो रहा है क्या आपको? बहुत नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस सुनते रहो ध्यान से, एनसीईआरटी लेकर बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, मैं जो बोलता हूं जो लगता है इंपॉर्टेंट है उसको लिखते रहो बस, और कुछ नहीं करना। आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, क्योंकि जब आप एग्जाम बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन किस पेज नंबर से आए हैं, ताकि आपको तुरंत याद आ जाए कि भैया ने उस समय क्या पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सोवियत सिस्टम की अगर बात की जाए तो वहां पे जो ब्यूरोक्रेटिक है, जो ब्यूरोक्रेट है, वो कहीं ना कहीं सिटीजन की लाइफ को खराब करने में काफी अहम भूमिका निभाती है। मैंने क्या बोला बच्चों? खराब करने में।
वहां की गवर्नमेंट को आखिरकार जो खाने का काम किया था वहां के ब्यूरोक्रेट ने ही किया था। क्या बच्चों आपको इतना क्लियर हो रहा है? और ब्यूरोक्रेट को पावर क्यों मिली? क्योंकि वहां पे सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। बच्चों यहां मैंने लिखा है द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। अब यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है बच्चों, ये सभी इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल तो करती है बट लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अनअकाउंटेबल पार्टी है। तो क्या ये पार्टी लोगों की इच्छाएं पूरी कर पाएगी? आपसे है मेरा सवाल। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत सिंपल चल रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है ना? अगर क्लास में एक स्ट्रिक्ट टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, आता है होमवर्क, मतलब आते हैं और होमवर्क बच्चा नहीं करता तो पीटना शुरू कर देते हैं। पर मेन बात यह है कि अगर वो स्ट्रिक्ट टीचर है, पढ़ाते भी अच्छे होंगे, मैं नहीं कह रहा पढ़ाते अच्छे ना हो, बट वो बच्चों से इतना कनेक्शन अच्छे से नहीं कर पाते होंगे, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स से शेयर नहीं कर पाते होंगे, बच्चे नहीं बोल पाते सर मैं यहाँ वीक हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है। तो बात समझ में आ रही है? तो उतना ओपननेस वहां पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस दिखाई देता है। तो वैसे यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इतना डोमिनेंस दिखा रही है कि सोवियत संघ में जो छुटके मुटके देश है वो अपनी बात प्रॉपर नहीं रख पाते हैं। वहां के लोग आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, बहुत सारे मोर्चे निकालते हैं, बट सब बेफालतू, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट तो आंख मीच कर बैठी थी बच्चों, उन्हें होश ही नहीं है, उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा रूस के अलावा कि सोवियत संघ में बाकी कंट्रीज भी हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, किस तरह से वो डिमांड कर रही हैं, उनकी नीड क्या है, उन्हें पूरा करना चाहिए, वो यहाँ पे उन्हें बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। तो क्या हम ये कह सकते हैं उन्हें प्रॉपर नजरअंदाज किया जा रहा है? तो जो 15 देश यहाँ शामिल थे सोवियत संघ में बच्चों, उन्हें प्रॉपर नजरअंदाज किया गया, इग्नोर किया गया। तो उन्होंने बच्चों मजबूरी में आगे कहीं डिमांड करी कि भाई हमें तो अब इंडिपेंडेंट होना है, हम सिंगल सिंगल रह लेंगे, हम भीड़ में गुजारा नहीं कर पा रहे, हम कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर नहीं नाच सकते, हमें इससे छुटकारा चाहिए, तो हमें सोवियत संघ से अलग कर दो। बहुत सिंपल चल रहा है दिमाग में। तो क्या तुम्हें क्लियर हुआ कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी, वहां का सोशल सिस्टम और वहां की ब्यूरोक्रेट किस तरह से खा रही है वहां देशों? क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट पे शुरू होता है, पेज नंबर आपका शुरू हो गया है। इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। अब यहां पे अगर आर्म्स की बात की जाए तो सोवियत यूनियन काफी ज्यादा मैच कर पा रहा है अमेरिका को और बाकी जो यूरोपीय कंट्रीज है उनको, बट इसमें डेफिशिएंसी ये है बच्चों की वो भले ही आर्म्स तो मैच कर पाता है बट टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका इनकी टेक्नोलॉजी नहीं गेन कर पा रहा है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन अपनी जीडीपी को ग्रो नहीं कर पा रहा है। एजुकेशन की बात की जाए, हेल्थ स्ट्रक्चर की बात की जाए या बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो उसमें बहुत पीछे रह गया है सोवियत यूनियन। भले ही आर्म्स में काफी आगे है बट पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो एस्पिरेशंस है सिटीजन्स की, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा। बात समझ में आ रही? देखो एक बहुत नॉर्मल सी बात है। अब मैं क्लास समझाता हूँ आगे बच्चों को, मेरे बहुत सारे बैचेस चलते हैं। अब एक बैच मेरा आया और बच्चे आए, तुरंत पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया, पढ़ाती क्लास ओवर कर दी। अब मैंने बच्चों से पूछा ही नहीं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और उसमें हर बच्चा अलग अलग बच्चों कैटेगरी का होता है। ये मेरा मतलब कैटेगरी से ये है कि उसमें बच्चे को डिपेंड करता है किस बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो मुझे पर्सनल पूछना पड़ता है कि तुम्हें आया, तुम्हें आया, तुम्हें आया, और तुम्हें नहीं आया तो क्यों नहीं आया। बात समझ में आ रही है? तो वैसे यहाँ पे चीज चल रही है, लोगों की आकांक्षाएं तो पूरी हो नहीं रही, और कंट्री आर्म्स ग्रो कर रही है, कंट्री वेपन्स ग्रो कर रही है, कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स अपने कंट्री में लेकर आ रही है। तो ग्रोथ तो हो रही है बट इकोनॉमिकली सोशलिज्म, मतलब सोशलिज्म की बात नहीं कर रहा, सोशली और कहीं ना कहीं अगर बात करें पॉलिटिकली बहुत पीछे रह गया बच्चों सोवियत यूनियन। हो रहा है क्लियर? समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट पूरा? मैं नितिन भैया आपके साथ हूं, समझ में कैसे नहीं आएगा? पोल साइंस तुम्हारी टिप्स पे करा दूंगा बच्चों। इसके बाद बात करते हैं सोवियत यूनियन की बहुत बड़ी गलती, जो गलती थी अफगानिस्तान में, जो उसने इन्वेजन किया 1979। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे नहीं है, जो सन है उनको कहीं ना कहीं याद करते हैं। 1979 में अफगानिस्तान में इन्वेजन किया और इसके बाद सोवियत यूनियन थोड़ा सा पीछे हो गया। वहां पे गुड्स जो है, थोड़ी सी महंगाई जो है थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई, और महंगाई की वजह से जो लोग बेसिक रिसोर्स अपनी पूरी कर पा रहे थे, बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहे थे, उन्हें पूरा करना मुश्किल हो गया।
ठीक है, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। जो लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहे थे पहले अपनी इनकम से, अब उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सोवियत संघ तो किसी पे कंट्रोल करने में लगा हुआ है, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगा। अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो वहां के लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी कैसे करेंगे? क्लियर बच्चों, आ रहा है समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। अब मिखाइल गोर्बाचेव की अगर बात की जाए, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन सी स्टेप्स उठाए हैं सोवियत यूनियन के लिए, आखिरकार मिखाइल गोर्बाचेव क्यों अनसक्सेसफुल हुए, क्यों नहीं बचा पाए डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन का? ये बहुत ही ज्यादा मेन नाम है मिखाइल गोर्बाचेव, जो महासचिव है सोवियत यूनियन के। अभी पढ़ने वाले हम लोग, वो समझ में अच्छे से आएगा, पर मेन बात बस इतनी सी यहां पर है कि नाम याद रखो, मिखाइल गोर्बाचेव। गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, मिखाइल गोर्बाचेव 1980 में, 1985 बच्चों, 1985 के दशक में बन जाते हैं सोवियत यूनियन के महासचिव। ठीक है बच्चों, ये बन जाते हैं महासचिव। अब थोड़ी सी बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। मिखाइल गोर्बाचेव जो है, ये थोड़े से अच्छी आइडियोलॉजी अपनाने की कोशिश करते हैं, ये हल्की हल्की कैपिटलिज्म में जाने की कोशिश करते हैं, ये बात करते हैं कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज से, मैं अमेरिका से रिलेशंस अच्छे करूंगा, ये बात करते हैं कि मैं कुछ कुछ डेमोक्रेसी लेके आऊंगा। पर एक बात बहुत सोचने वाली है बच्चों, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी की आज तक बात ही नहीं हुई, जिस कंट्री में मोनार्की सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, जो कंट्री सोशलिज्म अपना रही है, जिस कंट्री का हमेशा दुश्मन रहा है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, क्या वो इन सभी बातों को अपनाने को राजी हो पाएगी? क्या अचानक से कोई लीडर आके उनको एक घोल पट्टी पिला दे कि भाई मैं डेमोक्रेसी लेके आऊंगा, रिलेशन अच्छे करूंगा, सोशलिज्म कहीं ना कहीं कम कर दूंगा, थोड़ा कैपिटलिज्म लेके आऊंगा, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? इसका आंसर है बच्चों नहीं। अब बहुत नॉर्मल सी बात है, मिखाइल गोर्बाचेव भले एक बहुत ही बढ़िया महासचिव बने बैठे हुए हैं, बट जो उनके ही लीडर्स हैं वो उनका विरोध कर देंगे ना बच्चों, क्योंकि उन्हें तो स्लो चलने की आदत है, उन्हें तो लोगों को एक पट्टी खिलाने की आदत है कि भाई देखो हम तो सोशलिज्म अपनाते हैं और यही हमारा बेस्ट तरीका है, हम तो कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर चलेंगे, हमारी सिंगल पार्टी रूल करेगी, हम तो मोनार्की अपनाएंगे, और बहुत सिंपल है, अमेरिका हमारा दुश्मन है। क्लियर? तो सभी कॉन्सेप्ट को साइड में रखें। अगर मिखाइल गोर्बाचेव एक नया लीडर आके नई बातें लेकर आएगा, नए कॉन्सेप्ट लेके आएगा, तो एक्सेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए रहेगा, जो टाइम उस टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव जिस टाइम पे आते हैं महासचिव बनने, उस टाइम पूरी हालत इस तरह की हो चुकी थी कि लोग विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, मोर्चे निकाल रहे थे, और बहुत सारी कंट्रियां, बेलारूस है, यूक्रेन है, पोलैंड है, लिथुआनिया है, हाईली डिमांड कर रही थी रूस से अलग होके इंडिपेंडेंट रहने के लिए। तो बहुत कम समय मिला बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव को। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने जो भी डिसीजन वगैरह लिए, उससे उनकी खुद की ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी खुश नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा मानना था बच्चों कि मिखाइल गोर्बाचेव बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, उन्हें काम स्लो करना चाहिए। और वहां के लोगों का बच्चों ऐसा मानना था कि मिखाइल गोर्बाचेव बहुत स्लो काम कर रहे हैं। दोनों ही बातों में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरफ पार्टी वाले कह रहे हैं बहुत फास्ट काम हो रहा है, एक तरफ लोग कह रहे हैं बहुत स्लो काम हो रहा है। इसका मतलब बच्चों काम तो हो रहा है, बट ऑन द ग्राउंड काम बहुत स्लो हो रहा है। मिखाइल गोर्बाचेव तो काम तो कर रहे थे, बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि उनकी खुद की पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो काम बहुत तेजी से कर रहे हैं बच्चों। अब देखो मेन बात यहाँ पर ये आती है कि पार्टी के लोग कह रहे हैं काम तेजी से हो रहा है, बट ऑन द ग्राउंड जो लोग हैं वो कह रहे हैं काम बहुत स्लो हो रहा है। तो काम तो हो रहा है बट बहुत स्लो हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा क्यों? देखो हमारे देश में बहुत सारा करप्शन होता है, ये हम सब जानते हैं। ऊपर से ऑर्डर आता है, बड़ा सा काम मिलता है बनाने करने को, बट बीच में ठेकेदार घपलेबाज जो लोग होते हैं वो करप्शन करके काम को स्लो कर देते हैं। काम स्लो होता है, ऊपर से काम बहुत खराब होता है। समझ में आ रही बात? सोवियत संघ बहुत बड़ा है, यहाँ पे इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अगर काम होगा तो स्लो तो होगा ही ना। और अचानक से कोई बंदा लीडर आके सब कुछ चेंज कर दे, सोशलिज्म हटा दे, कैपिटलिज्म ले आए, वेस्टर्न रिलेशन अच्छे कर ले, डेमोक्रेसी ले आए, इतना थोड़ा करने में टाइम लगता है। बट लोगों में यहाँ पे संयम कमी थी, क्योंकि उस समय संयम कहाँ से लोग बरतते हैं, उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। और दूसरा एक करप्ट कम्युनिस्ट पार्टी मिखाइल गोर्बाचेव खुद ही उनकी बातों को मानने से इनकार कर रही थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के झोल मोल से मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ पे काम नहीं कर पाए, और ये बहुत सिंपल खाता है कहानी करप्शन और ब्यूरोक्रेट की। क्या आपको ये समझ में आया बच्चों? समझ में आना चाहिए, मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूं, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी उठाओ, लाइन में लाइन रीड करो, वीडियो देखो, समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर 12th क्लास छोड़ दो, छोड़ो आगे देखते हैं।
इसके बाद बात करते हैं 1991। आखिरकार 1991 आ चुका है और यही वो साल है बच्चों, याद करो 1991। इसी साल में डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का। अब यहां बात करते हैं, देखो 1991 आते आते कहीं ना कहीं लोगों तक एक टेस्ट आ चुका था फ्रीडम का। व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम यहाँ पे क्या होती है, उन्हें हल्का टेस्ट मिल गया था। और इसके बाद में एक नाम याद करो बच्चों, बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन नाम का बंदा आता है, बहुत सारे मूवमेंट्स करता है, बहुत सारे मोर्चे आंदोलन वगैरह शुरू करता है और एक तरह का नेशनल हीरो निकल के सामने आता है। ये बोरिस येल्सिन जो है लगातार ही सरकार के खिलाफ चला जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करता है और अब लोगों का ऐसा मानना है कि वो भी ओल्ड रूल से काम में चलने वाला नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी को दोबारा मौका देने वाले नहीं है, सोशलिज्म के खिलाफ जा रहे हैं, डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी जीडीपी को आगे बढ़ाना है, वेस्टर्न कंट्रीज को कॉपी करना है। बहुत सिंपल चल रही है बात समझ में। तो बोरिस येल्सिन यहाँ पे नेशनल हीरो बन के आता है। हमारे देश में बच्चों काफी लंबे समय तक नेशनल मूवमेंट चली है, काफी लंबे समय तक। जब हम सेकंड बुक करेंगे, पोल साइंस सेकंड पार्ट करेंगे, तो वहां हम पढ़ेंगे बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में, बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा मूवमेंट्स करी और आज हम लोग फ्रीडम पा चुके हैं। मैं यहाँ पे बोरिस येल्सिन को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अपने नेशनल लीडर के साथ में, आपको जस्ट हल्की सी फील दे रहा हूँ कि आखिरकार बोरिस येल्सिन ने वहां के लोगों के लिए क्या काम किया। 1991 में एक मूवमेंट आता है, बोरिस येल्सिन लेके आता है, डिमांड करता है CIS की, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। और बोरिस येल्सिन जो है वो चाहता है कि अब इंडिपेंडेंट हो जाए। अब जो 15 गणराज्य हैं, 15 ऐसे देश हैं जो सोवियत संघ में हैं, तो बट वो रूस के डोमिनेंस को झेलते हुए आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के डोमिनेंस झेलते हुए आ रहे हैं, जो उनकी झूठी उम्मीदें हैं वो टूटती जा रही हैं। अब वो भी चाहते हैं कि वो उससे अलग हो जाए। इसे मुझे हल्का सा एक शेर याद आ रहा है बच्चों, इन 15 गणराज्यों के लिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी सनम, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो सेम बात यहां पर आती है, जो 15 गणराज्य हैं कुछ तो मजबूरियां इनकी भी रही होगी, वरना ये भी सोवियत संघ से अलग क्यों होते, जो मजबूरियां जो है खुलकर सामने आ चुकी थी 1991 तक, है ना। और इसके बाद में 1991 में बोरिस येल्सिन के रिप्रेजेंटेशन में यूक्रेन, रूस और बेलारूस जो मेजर मेन कंट्रीज थी, यहां पे एक बहुत बढ़िया डायलॉग बाजी के साथ में ये घोषणा हो जाती है कि अब सोवियत संघ का विघटन होगा। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, अब कोई भी एक समूह में काम करने वाली नहीं है। भले ही सब सोवियत संघ का पहले हिस्सा थी, बट अब सब अपनी अपनी इकोनॉमी को, अपनी अपनी टेरिटरी को, अपने अपने जो आइडियोलॉजी है वो अपनाने वाली है, उस पर काम करने वाली है। सिंपल बच्चों, आगे बात करते हैं कि डिक्लेरेशन हो चुका है CIS का, डिसइंटीग्रेशन हो चुका है सोवियत यूनियन का, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन कर चुका है। अब देखो बहुत नॉर्मल सी बात है बच्चों, बहुत नॉर्मल सी बात है। कम्युनिस्ट पार्टी ने इन 15 गणराज्यों को बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया, बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया, इनकी डिमांड्स को नहीं माना, इनकी बेसिक नीड को नहीं समझा, और कहीं ना कहीं ये मुझसे झूठी उम्मीद लगा के बैठे रहे कि कम्युनिस्ट पार्टी आज 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 हमारी बात समझेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी झूठी उम्मीद लगा के बैठते हो कि ये हमारी बात समझ जाएगा, ये हमसे हमारी बात समझ जाएगा, हम पे ध्यान देगा, हमें इग्नोर नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं होता। और जब ये सारी बातें बहुत आगे पहुंच जाती हैं तो सब्र का बांध टूट जाता है और फिर आप खुद ही अपने आप को उस व्यक्ति से अलग कर लेते हो और आगे बढ़ने पे ध्यान देते हो। तो ऐसा यहाँ पर कंट्रीज ने भी किया, सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया और जो झूठी उम्मीद लगा के बैठे थे उसमें तोड़ते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया। सब्र का बांध टूट जाता है तो रिश्ते कायम रखने मुश्किल होते हैं। रिश्ते समझोगे तो सोवियत यूनियन की कहानी समझ पाओगे कि आखिरकार डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था। रियल लाइफ समझो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं, आखिरकार डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, CIS क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं उसके बाद में क्या। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे जो सोवियत संघ का सबसे मेन देश है रशिया, वो बनने वाला है UN सेक्रेटरी काउंसिल का मेंबर। आगे हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जहां हम पढ़ेंगे यूएनओ की पावर्स के बारे में, जहां हम पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में, जहां समझेंगे कि सर रशिया के पास में वीटो है, वीटो क्या होता है और उसके पास क्या क्या पावर्स है। आइए बस जान लेते हैं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन के बैठ चुका है यहाँ पे रूस। इतना बच्चों क्लियर है।
सिर्फ इतना ही नहीं, अगर रूस के बारे में बात की जाए तो रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार है। यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है जहां रशिया और जो बाकी 15 गण राज्य उससे अलग हुए हैं, कहीं ना कहीं वो उसको न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए कहते हैं कि फ्यूचर में हम आपके साथ रहेंगे, हम दोस्त बनकर रहेंगे, भले अलग हो चुके हैं पर भाईचारा कायम रहेगा। जो भाईचारा यूक्रेन झेल रहा है वो इसी का परिणाम है। खैर, उसके बारे में कहीं बाद में बात करेंगे, एक अलग सी वीडियो लेके आऊंगा, अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना। बच्चों, आज हमने सीखा किस तरह बर्लिन वॉल गिराई जाती है, किस तरह बर्लिन वॉल जो झूठी शान थी सोवियत संघ की तोड़ दी जाती है, और यहाँ पे हमने सीखा एक सोवियत सिस्टम क्या था, किस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना डोमिनेंस दिखाया, अपना मोनार्की दिखाया। फिर हमने सीखा सोवियत सिस्टम के बाद में कितना स्ट्रांग था यूएसएसआर। आखिरकार वहां की जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वहां का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, वहां पे पिन से लेकर कार तक बनाने का प्रोडक्शन है, जो टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं ले रहे हैं, अपने कंट्री में खुद डेवलप कर ले रहे हैं, कितना स्ट्रांग था। वहां पे ऑयल डिमांड कितना ज्यादा है, वहां पे नेटवर्क कितनी स्ट्रांग है, वहां की आर्म्स कितनी पावरफुल है। बट इतना सब होने के बावजूद वहां की एक करप्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो सोशलिज्म को लेके आती है, जहां ब्यूरोक्रेट बहुत करप्ट है, सब कुछ फ्लॉप कर देती है और आखिरकार डिसइंटीग्रेशन करवाने की वजह बनती है सोवियत संघ। और 15 गण राज्य जो मैंने आपको पूरा अच्छे से एग्जाम्पल देकर सिखाया, क्यों मुझसे अलग हुए, उनकी झूठी मुझे टूट जाती हैं, इग्नोर करे जाते हैं, उनकी बातों को दबाया जाता है, और बोरिस येल्सिन लीडर के आने के बाद में वो अपने आप को उनसे अलग कर लेते हैं। बीच में हमने सीखा था मिखाइल गोर्बाचेव ने कोशिश करी, छोटी सी कोशिश दोबारा सबको साथ लेके चलने की, बट वो नाकामयाब रहे। ये हमने आज सीखा था। आप सब बच्चों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में, कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, और अच्छे से और सारे पहलू समझेंगे कि सोवियत संघ का विघटन और क्यों हुआ। क्या सिर्फ इतना पहलू बहुत था या और भी पहलू हैं, ये समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या बच्चों, आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कहां समझ में आया अच्छे से, कहां समझ में नहीं आया, और रिलेट कर पा रहे हैं क्या मुझसे आपको इंटरेक्शन अच्छे से हो पा रहा है? अगर हो पा रहा है तो नितिन भैया को सब्सक्राइब करके नितिन भैया के इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहें, नमस्कार।